तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि विमेंस वेडनेसडे है आज और ऐसे महिला दर्शकों के सवालों के जवाब हम देते हैं। हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ऐसे में विशाखा का हम सवाल लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए जो है अपना सवाल हमें भेजा है और विशाखा ने जो सवाल हमें भेजा है उसमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक मुश्त राशि निवेश कर रखी है निप्पॉन ग्रोथ फंड में और क्वांट स्मॉल कैप में। 1-1 लाख की यहाँ पर राशि निवेशित है। और इसके अलावा एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई स्मॉल कैप में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। 4,000, 3,000, 3,000 का अमाउंट है जो ये बता रही हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो अपने बस इतनी ही जानकारी दी है। 15 साल में 75 लाख रुपए जो है इन्हें इकट्ठा करने हैं अपने इस निवेश से। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है नहीं, वरना और बातचीत हो पाती। तो सबसे पहले तो विशाखा को मेरे ख्याल से एसबीआई पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। कई लोगों के सैलरीज अकाउंट भी होते हैं, देखिए आपकी कमाई वहाँ पे जा रही होती है। कई लोगों के लिए वो एक लौता बैंकिंग अकाउंट होता है, तो इसीलिए लोग उसी बैंक के ऐसे बैंक्स भी हैं जो फंड हाउसेस में भी यहाँ पे डील करते हैं। और एसबीआई तो देश की सबसे बड़ी एएमसी भी है और ऐसे में उन्होंने केवल एसबीआई के ही फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। तो विशाखा ही नहीं, वो तमाम लोग जो कि एसबीआई के नाम से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि फंड्स की परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम है या फंड्स में कोई दिक्कत है, उस पर नहीं, बल्कि एक ही एएमसी के इतने सारे फंड्स होने में रणनीति कहाँ गलत हो सकती है अच्छे फंड होने के बावजूद भी। हर्ष, ये बताइए। तो देखिए कविता, आपने सही कहा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो देश की सबसे बड़ी एएमसी है और बहुत अच्छी एएमसी है। उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि भी उनकी फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी नहीं हो या उनकी स्कीम्स अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही हो, वैसा कोई बात नहीं है। दो बातें हैं जो हर एक इन्वेस्टर को ध्यान रखनी चाहिए कि डाइवर्सिफाई करने का फायदा क्या-क्या है। पहले ऑफ कोर्स कि आपके पास 40 से ज्यादा फंड हाउसेस हैं, उनमें से अगर आप टॉप की 10 या 15 म्यूचुअल फंड की कंपनीज भी ले लें, तो बहुत अच्छे-अच्छे नाम है उसमें। आपके कोटक हो गया, टाटा, बिरला, एचडीएफसी, निप्पॉन, रिलायंस, आई मीन बहुत सारी हैं, बहुत सारी एएमसीज़ हैं, जिनमें बहुत अच्छे-अच्छे फंड मैनेजर्स हैं। सो क्यों हम ऐसा करें कि एक ही फंड हाउस में सारे पैसे लगा दें? क्यों ना हम अलग-अलग फंड हाउस की एक्सपर्टीज़ लेने की कोशिश करें? दूसरी पहलू ये होता है कि हर एक फंड हाउस का एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है, एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। हर एक फंड हाउस क्या करता है, एक अपना यूनिवर्स बनाता है। वो 300 साढ़े 300 कंपनियां शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं। हर एक कैटेगरी में, लार्ज, मिड, स्मॉल, सब कैटेगरी में मिला के उनके पास करीबन 300 साढ़े 300 कंपनीज होती हैं जिनको वो अपनी इन्वेस्टेबल लिस्ट में रखते हैं और उन्हीं में से वो अपना एलोकेशन करेंगे। तो अगर आपने एक ही फंड हाउस की 3 अलग-अलग स्कीम्स ले रखी हैं, आप देखेंगे कि फिलॉसफी और जो जो स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की गई हैं, जो कंपनीज शॉर्टलिस्ट की गई हैं, वो सेम होती हैं। यही चीज़ आप अगर एक दूसरी कंपनी में जाएँगे तो थोड़ा ओवरलैप ऑफ कोर्स होने वाला है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी फिलॉसफी, उनकी अप्रोच अलग होती है। तो जब आपके पास ऐसे मौके हैं, तो क्यों आप एक ही फंड हाउस की 3 स्कीम लेंगे? ये सीधी-सी बात इन्होंने लिखा है कि इन्होंने एसबीआई बैंक से सलाह लेके एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में पैसे लगाए हैं। तो वो सिस्टर कंसर्न है एसबीआई बैंक की, तो सीधी-सी बात है कि वो एसबीआई म्यूचुअल फंड को ही प्रमोट करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि दूसरी स्कीम्स अच्छी नहीं होती। तो जहाँ तक पॉसिबल हो, एक कैटेगरी की एक ही स्कीम एक फंड हाउस से लें। अपने पैसे अगर आप 5 स्कीम में लगा रहे हैं, तो 5 अलग-अलग फंड हाउस में कोशिश करिए ताकि आप अपना पैसे डिवाइड करके लगा सकें। ऑलराइट हर्ष, यहाँ पर आपकी जो सलाह सामने आती हुई दिखाई दे रही है उसमें आपने इनको कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 6,000 रुपये की एसआईपी शुरू करने की सलाह दी है। एसबीआई कॉन्ट्रा आपने कहा है कि 4,000 रुपये ये उसमें जो है निवेश कर सकती हैं। मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि 15 साल में 75 लाख के लिए जो राशि है, क्या ये पर्याप्त है कि इसमें इनको बदलाव करने की ज़रूरत है, निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है? जी देखिए, 15 साल में 75 लाख मुझे नहीं लगता इस एसआईपी इस अमाउंट से पूरा हो सकता है। लेकिन इनके पोर्टफोलियो पे जो आपने बात की थी वो सही है कि एसबीआई की कॉन्ट्रा फंड को ये रिटेन करें और एसबीआई ब्लू चिप और स्मॉल कैप की जगह पे ये कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ले लें, ताकि इनके पास 2 अलग फंड हाउसेस के स्ट्रैटेजी होगी, एक लार्ज मिड कैप है और एक वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम है। और निप्पॉन ग्रोथ फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड
इसमें ये जो लमसम कर रखी है, ये दोनों स्कीम अपनी कैटेगरी अच्छी है। अगर ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ऐसा एलोकेशन करके रखना चाहती हैं, तो ये कंटिन्यू कर सकती हैं। इसके अलावा जो एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई स्मॉल कैप में जितना इनका फंड इकट्ठा हुआ है, ये उसमें से रिडीम करके इनकी जो एसआईपी का पोर्टफोलियो मैंने बताया, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, उसमें ही ये उसे रीइन्वेस्ट कर लें। तो इनके पास टोटल में 4 स्कीम होंगी, अलग-अलग कैटेगरी, अलग-अलग फंड हाउसेस के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यशोदा बामनिया का हम सवाल लेते हैं। इनका जो सवाल है इन्होंने एमपी से भेजा हुआ है और ओके 10 साल में 2 करोड़ रुपए जुटाने की इनकी योजना है और पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स हैं, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा भी है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी है। और जो निवेश कर रही हैं उसको लेकर फंड्स पर सलाह चाह रही हैं आपसे और 27,000 तक की ये एसआईपी है और 10 साल में 2 करोड़ रुपए भी इनको इकट्ठा करने हैं। फंड्स के लिहाज से तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इन्होंने स्टेबिलिटी भी लाने की कोशिश की है बैलेंस एडवांटेज फंड के ज़रिए अपने पोर्टफोलियो में। आजकल हम देख रहे हैं कि निवेशकों को ये बात समझ में आने लग गई है हर्ष कि अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो पोर्टफोलियो, क्योंकि अधिकतर लोगों के पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप्स भर भर के होते हैं, तो आजकल वो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के ज़रिए। तो ये एक अच्छी बात है और इन्होंने फ़ंड भी उम्दा चुना है अपने लिए, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज। क्या सलाह होगी आपकी? जी हाँ, कविता। तो यशोदा जी ने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है, बहुत अच्छी तरह इन्होंने सारे कैटेगरीज में एलोकेशन किया है, एक हाइब्रिड फंड भी रखा है। तो मेरे हिसाब इनके पास देखिए हाइब्रिड फंड है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, कॉन्ट्रा कैटेगरी का है और मल्टी कैप फंड भी है। तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो इनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए, इनको जो टाइम होराइजन है, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अपना ये ऐसे कैसा पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकती हैं। जहाँ तक बात 2 करोड़ रुपए का इकट्ठा करने की है 10 साल बाद, तो वेल अगर मैं 12% से अनुमान लगाऊँ कि ऐसे ही अगर पोर्टफोलियो इनका ग्रो करते रहेगा, तो 10 साल बाद इनके पास करीबन 60 टू 65 लाख इकट्ठा होंगे। तो अपने टारगेट से करीबन 3 गुना इनका टारगेट 3 गुना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इन्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। हालाँकि आज की तारीख में एस्टिमेट करें करीबन 60 टू 65 लाख इनके इकट्ठा हो जाएँगे और अगर इन्हें 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना ही है, तो अपना इन्वेस्टमेंट इन्हें करीबन 3 गुना करना होगा, तब जाके इनका पोर्टफोलियो उस हिसाब से ग्रो करेगा कि इनके पास 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए। तो साफ तौर से पोर्टफोलियो को आप कंसोलिडेट करने की सलाह तो इनको दे ही रहे हैं और ऐसे में जो आपने फंड्स यहाँ पर यशोदा का सवाल ले रहे हैं, राइट? या सो ऐसे में जितने आपने फंड्स इनको बताए हैं जहाँ पर इन्हें अपना निवेश रोकना है, उनमें निवेश अभी ही निकाल लें क्या? शिव कविता, अगर हम देखें ना इनका जो एलोकेशन है, इनका एलोकेशन में 6-7 स्कीम है फिलहाल 27,000 रुपए के लिए। तो 27,000 रुपए के लिए ठीक है, एक बार के लिए हमें समझते हैं कि भाई अगर कंसोलिडेट करना चाहें तो कर लें। लेकिन क्योंकि इनके जो एलोकेशन है वो अलग-अलग कैटेगरीज में है, इनकी उम्र सीनियर है, 55 इयर्स की है, 10 साल का टाइम होराइजन है। तो जो इनका एलोकेशन हाइब्रिड फंड, लार्ज, मिड, स्मॉल, कॉन्ट्रा, मल्टी कैप, उस लिहाज से ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्हें इमीडिएटली इन्हें निकालना है पैसे कोई भी पर्टिकुलर स्कीम में से, लेकिन आगे जाते हुए और स्कीम डेफिनिटली ऐड ना करें क्योंकि इन्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। इनका टारगेट 2 करोड़ का है, तो जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट है उससे पूरा तो होगा नहीं। तो इन्हें आगे जाते हुए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जब बढ़ाएँ, उनकी एक्जिस्टिंग स्कीम्स में ही एसआईपी बढ़ाएँ, कोई नई स्कीम ना जोड़ें। तो जो आपका कंसर्न है कि क्या इन्हें स्कीम्स कम करनी चाहिए, तो फिलहाल नहीं, लेकिन आगे जाते हुए स्कीम ना बढ़ाएँ, वो एक इनके लिए डेफिनिटली एक सलाह रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विनुता का सवाल हम लेंगे और ये कह रही हैं कि इनकी 8 साल की बेटी है, उसके आगे की पढ़ाई के लिए इनको इन्वेस्टमेंट करनी है। इनका सवाल बेसिकली सऊदी से आया हुआ है। इनकी उम्र 44 साल की है और एसआईपी कर रही हैं मंथली 41,000 की एसआईपी कर रही हैं और अभी जो कुल निवेश है उसकी वैल्यू लगभग 9 लाख के आसपास है और इनके जो पति हैं वो 61,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं और जो अभी फ़िलहाल पोर्टफोलियो वैल्यू है उसकी 20 लाख के आसपास है। इनके पास इस निवेश के अलावा ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स भी हैं जिसमें ये निवेश करते हैं और इनके पति का पोर्टफोलियो जो इन्होंने भेज रखा है वही रिव्यू करने की
की इन्होंने रिक्वेस्ट की है और दोनों का ही पोर्टफोलियो दिया है। इन्होंने अपना भी दिया है और अपने पति का भी दिया है। तो इनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास हैं, इनके पति के पोर्टफोलियो की डिटेल्स भी आपके पास हैं। हर्ष, इनके पति के पोर्टफोलियो में फ़ंड्स कुछ ज़्यादा ही हैं। अब बताइएगा, हालांकि उनकी अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा है। सो हालांकि 61,000 की अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसके लिए इतने सारे फ़ंड्स ज़रूरी होंगे। ज़्यादा निवेश कर रहे हैं तो ज़्यादा फ़ंड्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ऐसा कुछ है? जी नहीं कविता, सो अगर हम खाली एक समराइज करें इनका पोर्टफोलियो, ये खुद अपना इन्वेस्टमेंट जो कर रही है वो 41,000 महीने का कर रही है और उसके लिए इनके पास 8 स्कीम्स हैं। इनके हस्बैंड जो महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो है 61,000 और उनके पास 10 स्कीम है। इनके पास पहले की कोई और स्कीम्स हैं, इसके अलावा इनके पास 8 स्कीम और है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट करना बंद कर चुकी है और उनके जो वैल्यूज है वो 43,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की है। तो क्लियर सी बात है कि इतनी सारी स्कीम्स आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका ईच इंडिविजुअल में अगर ये 5 या 6 स्कीम रखती, तो हस्बैंड की 5 स्कीम और खुद की 5 स्कीम, तो उसमें इनका सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता। जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है, वो पूरा हो जाता। आपको जितना ज़्यादा निवेश, उतनी ज़्यादा स्कीम जैसे कोई ज़रूरत नहीं है। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, कोई भी आप एक स्कीम में पैसा लगाते हैं, इनका मान लीजिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में है, कैनरा रिबेको स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 है। अगर 3 स्कीम ही ले लूँ मैं, हर एक स्कीम में मिनिमम 30 कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप पैसे जमा कर रहे हैं, मान लीजिए 50,000 रुपया भी आप एक स्कीम में एसआईपी के रूप में पैसे जमा कर रहे हैं, वो 30 से 40 या 50 कंपनियों में डिवाइड हो रहा है। तो रिस्क एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पैसे ऑलरेडी 30 से 50 कंपनियों के बीच में जा रहे हैं जब आप एक स्कीम में पैसे लगाते हैं। आप अगर 10 स्कीम में पैसे लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा और कहीं और डाइवर्सिफाई हो रहा है। पता चला ओवरलैप ऐसा है कि स्कीम ए और स्कीम बी दोनों ने एक ही कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, तो आप उसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं लेकिन 2 अलग स्कीम के ज़रिए। तो इतना सब ज़रूरत है ही नहीं। एक इंडिविजुअल अगर 5 या 6 स्कीम रखता है, उतना काफ़ी है डाइवर्सिफिकेशन पर्पज़ के लिए। सिर्फ़ आपको ध्यान रखना है कि अलग-अलग कैटेगरीज़ में किया जाए। इनके स्पेसिफिक सवाल पे आते हैं। मैं इनके एक-एक स्कीम में नहीं जा रहा हूँ, इनको एक ब्रॉडर ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। इनकी पोर्टफोलियो में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं कि मैं यहाँ से पैसे निकाल लूँ तो क्या होगा? वहाँ करूँ, स्कीम कंसोलिडेट करना है, लमसम कहीं पे पड़ा है। तो ये एक शो के माध्यम से पूरा जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरैक्टिव होने वाला है। तो मेरी सलाह इनके लिए ये है कि कोई फाइनेंशियल प्लानर से ये पर्सनली मिलें, ये पूरे पोर्टफोलियो को उनसे डिटेल कन्वर्सेशन करके चेंजेस करें क्योंकि एक तरफ़ा इसे बताना शायद जस्टिस नहीं करेगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनकी स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें कम करना है। जो इनका एक और सवाल था कि जब वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, क्या 2 अलग-अलग फंड मैनेजर को पैसे दें ताकि अलग-अलग बेनिफिट मिले? तो वेल टू अ सर्टेन एक्सटेंट येस, क्योंकि स्मॉल कैप का जो होराइज़न है, जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, बहुत बड़ा है। तो आप अगर 2 फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ लेते हैं, तो हो सकता है कि दोनों का पोर्टफोलियो बहुत अलग-अलग बने, तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है और एक कंपैरिज़न करिए कि लॉन्ग टर्म में कहाँ पे ये जाके इंटरसेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक फंड है, जो पिछले 2 साल में बहुत अच्छा कर रहा है और आपका दूसरा स्मॉल कैप फंड है इतना अच्छा नहीं कर रहा। कहीं ऐसा टाइम आएगा जब दूसरा वाला अच्छा कर रहा है, पहला वाला नहीं कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब रिटर्न्स जो आप देखेंगे वो लगभग यूनिफॉर्म हो जाते हैं। मतलब कि किसी ने शॉर्ट टर्म में बहुत वेरिएशन होते हैं रिटर्न्स के, लॉन्ग टर्म में जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अगर कोई एक अच्छा फंड मैनेजर ढूँढें आप, जो शॉर्ट टर्म में अगर हो सकता है अंडर परफॉर्म करे, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल का जो टाइम होराइज़न है, उसमें कहीं न कहीं जाके सब कन्वर्ज हो जाते हैं। तो डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक ही फंड रखें, ताकि आपको अगेन इतने सारे फंड मैनेजर्स को ट्रैक करने की ज़रूरत ना पड़े। एक सवाल इनका गोल्ड पे था। इन्होंने कहा कि मल्टी एसेट फंड के ज़रिए इनके इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी है। क्या वो सही है कि नहीं? और इन्होंने एक बोला कि उसमें एंट्री एग्ज़िट रिस्क होता है। तो एग्ज़ैक्टली एंट्री एग्ज़िट रिस्क का क्या रेफ़रेंस है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली आपको गोल्ड का भी एक्सपोज़र देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी एसेट फंड आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़, रीट्स, इनविट्स ऐसे मल्टी एसेट जो दैट्स द वर्ड कि वो अलग-अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड भी उसमें आता है। तो अगर आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टी एसेट के ज़रिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको किस चीज़ का फ़ियर लग रहा है इस बात में। एक इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछा इन्होंने कि इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बंद कर दें या एक बैलेंस फंड में पैसे लगाएँ, वहाँ से एसडब्ल्यूपी करें और उसका प्रीमियम में यूज़ करें। सो वेल एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बता रहा हूँ। पॉलिसी सरेंडर कर दें, जो पैसे आते हैं वो एक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए
प्लस जो प्रीमियम आप भरने वाले थे, जो अब बंद हो गया है, उसको आप एसआईपी के ज़रिए उसी स्कीम में लगा दें। एंड में आप देखेंगे कि सरेंडर वैल्यू का जो इन्वेस्टमेंट है प्लस जो फ्यूचर प्रीमियम्स अभी आप एसआईपी के रूप में भर रहे हैं, ओरिजिनल पॉलिसी मैच्योरिटी पीरियड मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी थी, तो 20 साल बाद जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से आना था, vis-a-vis जो आपको म्यूचुअल फंड से एक्यूमुलेट होगा, या क्लियर है कि म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये एक बिटर पिल है, ये एक मुश्किल सा डिसीजन है कि आप अभी सरेंडर करें, नुकसान होगा आपको। आप सरेंडर करें, पैसे निकाल लें और ये पैसे को आप लमसम के रूप में म्यूचुअल फंड में करें, एसआईपी करें उसी टेन्योर के लिए जितनी आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का रेसिडुअल टेन्योर है। आप देखेंगे आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, काफ़ी लंबा जवाब। उम्मीद करते हैं कि विनुठा ने ये सब जवाब नोट डाउन कर लिए हों। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर तो है नहीं, लेकिन सवाल इन्होंने हमारा जवाब जो है आपका सुन लिया होगा। पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। बाकी तमाम नए निवेश और लक्ष्यों को लेकर भी आपने काफ़ी विस्तार से इनको समझाइश दी है। डाइवर्सिफिकेशन का भी एक इनका सवाल जिसको आपने बखूबी समझाया। आखिरी सवाल लेते हैं हम मेरे ख्याल से शो का, मोनिका का। 34 साल की उम्र है, 6 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 12,000 की मंथली एसआईपी कर रही हैं। 2 स्मॉल कैप है, बंधन के, टाटा के, महिंद्रा मैन्युलाइफ का भी एक स्मॉल कैप है, कोटक का मल्टी कैप, एक्सिस का मल्टी कैप है इनके पास, और एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड भी है इनके पास। तो अब ऐसे में बताइएगा कैसे अचीव हो इनका गोल? तो देखिए कविता 6 स्कीम्स की इनको जरूरत नहीं है। 12,000 रुपए जो इन्वेस्ट कर रही है, इनका 50% लगभग एलोकेशन स्मॉल कैप की तरफ है। 3 स्कीम्स हैं और 2 मल्टी कैप है। तो इसकी जगह अगर ये पोर्टफोलियो अपना कंसोलिडेट करना चाहती हैं, इनकी 6 स्कीम में से 3 स्कीम मैं निकाल के दे रहा हूँ इन्हें, ताकि ये नई स्कीम्स नहीं जोड़नी पड़े, नए फोलियोज नहीं खोलने पड़े। कोटक मल्टी कैप में 4,000 इन्वेस्ट करें, जो ये 2,000 कर रहे हैं उसको बढ़ा के 4,000 कर दें। एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड में 4,000, अगेन इसको डबल करना होगा, अभी करंटली ये 2,000 कर रही है। टाटा स्मॉल कैप फंड में 4,000, जहां पे आज की तारीख में ये 2,000 कर रही है। सो हर चीज में 2 की जगह 4 कर दीजिए और 3 स्कीम रखिए, उतना काफी है। बाकी सब स्कीम में से रिडीम कर लें और इन्हीं 3 स्कीम्स में री इन्वेस्ट कर लें, ताकि आपका पोर्टफोलियो आगे जाते हुए भी कंसोलिडेटेड रहेगा। चलिए, इसी के साथ आज की इस पेशकश को हमें यहीं समाप्त करना होगा। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश में और तमाम महिलाओं निवेशकों के पोर्टफोलियो के सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद। और फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी तमाम बातें जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपके लिए गुरु मंत्र और स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ इस ब्रेक के बाद।